नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। खबरों पर गौर करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में गए भारतीय दल को चीयर करने की अपील भी की। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो गए देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध से लेकर अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि त्योहारों के दौरान यह भूले नहीं कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। कल यानी कि 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरे दुनिया ने देखा। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा, इसीलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप कारगिल के रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़े। कारगिल के वीरों को हम सब नमन करें। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि राष्ट्रगान को लेकर 15 अगस्त को एक अनोखा प्रयास किया जाएगा। खास खबर पर गौर करें तो अगले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को मोदी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे जिस तरह मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कर सकते हैं। इससे बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी तो कंपनी में प्रतिस्पर्धा का भी उन्हें फायदा मिलेगा। सरकार के एक सूत्र ने कहना है कि बिजली संशोधक विधेयक 2021 को अगले कुछ दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामने विचार और मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। सरकार का इरादा इस विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में लाने का है। मॉनसून सत्र 13 अगस्त 2021 को संपन्न होगा। लोकसभा के 12 जुलाई 2021 को जारी बुलेटिन के अनुसार सरकार ने मौजूदा संसद सत्र में जिन नए 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है उनमें बिजली संशोधक विधेयक भी शामिल है। बुलेटिन में कहा गया है कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों से वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी। साथ ही इसके तहत प्रत्येक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि के सदस्य की नियुक्ति जरूरी होगी। इसके अलावा इसमें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण को मजबूत करने और नवीनीकरण खरीद प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा। बुडापेस्ट में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन में भारत ने इतिहास रच दिया है। दरअसल प्रिया मलिक ने फ्री स्टाइल में भारत को पहली बार विश्व चैंपियन बनाया है। वहीं फ्री स्टाइल में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत के साथ 3 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं, जबकि भारत के बाद यूएसए 143 अंकों के साथ दूसरे और रूस ने 140 अंक के साथ तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। बता दें कि प्रिया ने ये कारनामा 73 किलो भार कैटेगरी में किया है। वहीं प्रिया के कोच अंशु मलिक ने कहा कि प्रिया अगले ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं संस्था के संरक्षक प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक ने प्रिया को बधाई दी है। इससे पहले प्रिया ने 2019 में पुणे में खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीता था और उसी साल दिल्ली में 70वीं स्कूल गेम्स में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। साथ ही 2020 में पटना के नेशनल कैडेट चैंपियनशिप में भी गोल्ड अपने नाम कर चुकी है। वहीं प्रिया के साथ ही 48 किलो में अमन ने भी देश के लिए स्वर्ण जीता है। 80 किलो में सागर जालान ने भी अपने नाम स्वर्ण कर लिया है, जबकि कई पहलवान रैंपेज में पहुंचने के बाद ही मैच जीते और उसके बाद हार चुके। बात करें राजधानी की तो एक बहुत ही बड़ा जो टकराव चल रहा था, इसी बीच ये खबर आई है कि पंजाब के बाद कांग्रेस राजस्थान में विवाद खत्म कराने के लिए एक्टिव मोड में आ गई है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान के समाधान को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे थे। तो वेणुगोपाल और माकन ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम गहलोत से मुलाकात भी की थी। सीएम
सीएम अशोक गहलोत और दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली थी। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि फैसले का अधिकार सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत की सहमति के बाद अब सोनिया गांधी की ओर से इस संबंध में जल्दी फैसला लिया जाएगा और जुलाई महीने में ही मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल होने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों नेताओं से स्पष्ट कह दिया है कि मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार का फैसला सोनिया गांधी को करना है। सोनिया गांधी जो फैसला लेगी उसके लिए वे तैयार है। बैठक में केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर बनाए गए सूलह के फॉर्मूले पर चर्चा की। इसके अलावा प्रदेश में लंबित बोर्ड कॉरपोरेशन में नियुक्तियों के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं और सीएम गहलोत के बीच चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों नेताओं से कहा कि राजनीतिक नियुक्ति को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेताओं की सहमति होना जरूरी है। खास खबर पर गौर करें तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान भारतीय नेतृत्व के सामने मानव अधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे उठाएंगे। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दोनों देश इन मोर्चों पर अन्य की तुलना में अधिक समान मूल्य साझा करते हैं। ब्लिंकन 27 जुलाई को नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद ब्लिंकन की यह पहली भारत यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष कोरोना वायरस महामारी से उभरने और अफगानिस्तान के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बताया गया है कि इस दौरे में ब्लिंकन 4 देशों के क्वाड गठबंधन यानी कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच पहली बार आमने सामने होली वाली वार्ता की जमीन तैयार करेंगे। इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच इस साल के अंत में 2+2 मीटिंग भी होनी है, जिसे लेकर दोनों देश चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। वेलकम बैक। आगे नई खबर पर गौर करें तो सरकार को अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति और कोरोना वायरस से लेकर संसदीय मामलों में घिरने वाले भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए केंद्र पर तंज कसा है।
स्वामी ने इशारों में कहा कि भाजपा ने फिलहाल जनसंघ से विरासत में मिली विचारधारा की उपेक्षा की है, जिससे विपक्ष में फिर से उम्मीद जाग गई है। इतना ही नहीं, स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अर्थव्यवस्था, रक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर केंद्र को नाकाम करार दे दिया। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को ट्वीट में कहा कि आज भाजपा के अपनी मूल विचारधारा की उपेक्षा करने से उस विपक्ष को फिर नई उम्मीद मिली है जो कुछ समय पहले ही सत्ता में भाजपा के उभार से हतोत्साहित हो गया था। अर्थव्यवस्था, रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाकामी भी डराने वाली है। फिलहाल पार्टी में नौकरशाह और दूसरी पार्टियों से आए दल बदलू राज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश की तबाही के बाद देश के अब अन्य इलाकों में आज से भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश के बेहाल महाराष्ट्र और गोवा को आने वाले दिनों में इससे राहत मिलने की भी उम्मीद है, क्योंकि भारत मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पश्चिमी तटीय इलाकों में मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है। मगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में आज से भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों के कई अन्य राज्यों में रविवार से बारिश की गतिविधि बढ़ने की भविष्यवाणी भी की है। आईएमडी ने मध्य प्रदेश के 24 जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सतना, अनूपपुर, उमराई, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, सीरो, राजगढ़, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, आगरमालवा, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की गई है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोंडा के गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर में उपस्थित लोगों से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा में हम सब लोग अपना योगदान देंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि आप लोग अपनी संस्कृति, विचार और आध्यात्म की ताकत से समाज की सेवा कर रहे हैं, वो सभी के लिए अनुकरणीय भी है और उसमें हम सब सम्मिलित हो, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। आप संस्कृति का संरक्षण कर उनका विस्तार कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषियों ने जीवन शैली बताई है, उसे आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये मानवता के लिए प्रेरणादायक भी है और ये हमें एक दृष्टि भी देता है। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस नेक कार्य को आप निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने में कामयाब हो। आपके इस लक्ष्य में हमारे साथी भी आपके साथ चले, ये मेरी आशा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के नई दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उस स्थिति में हमें भी बूस्टर डोज वैक्सीन की जरूरत होगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भविष्य में कोविड-19 कोरोना वायरस के कई म्यूटेशन सामने आएंगे। इस स्थिति में भारत को कोविड वैक्सीन की दूसरी पीढ़ी के साथ बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमें वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत होगी, क्योंकि समय के साथ हमारी इम्यूनिटी में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें बूस्टर डोज की इसीलिए भी आवश्यकता होगी क्योंकि यह भविष्य में विकसित होने वाले नए नए वेरिएंट से हमारी रक्षा करेगी। डॉक्टर गुलेरिया को उम्मीद है कि सितंबर तक बच्चों के लिए भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है और इसके ट्रायल का परिणाम सितंबर तक सामने आ जाएगा। इसके बाद इसकी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवश्यक मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी ट्रायल के आखिरी चरण में है और तब वह भी इसके आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन करेगा। बात करें राजनीति की तो भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वह जनसंख्या नियंत्रण बिल का पुरजोर विरोध करेगी। रवि किशन ने शनिवार को पत्रकारों से कहा था कि आज जो लोग वोट के लिए ब्राह्मण की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के राज में सबसे अधिक शोषण ब्राह्मणों का हुआ है।
ब्राह्मण के बेटियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, इन लोगों ने उन्हें भी यश भारतीय सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज केंद्र और राज्य में ब्राह्मणों के उच्चतम पदों पर रखा गया है। हर वर्ग के लोगों को उसके ओहदे के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से पद मिला है। उन्होंने कहा कि ये लोग ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं। कुछ यंग लड़के हैं जो 100 से 300 की संख्या में है। ये लोग भूल गए हैं कि किसी पार्टी द्वारा कहा गया था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। सांसद ने कहा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर टहलेंगे। राहुल कहते हैं कि उन्हें यूपी का आम नहीं पसंद है, जबकि मैं कहता हूं कि यूपी को कांग्रेस पसंद नहीं है, इसीलिए आप वायनाड चले जाएं। वक्त हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। वेलकम बैक। आगे खबरों पर गौर करें तो पेगासस जासूसी कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में इस मामले की कोर्ट की निगरानी में सीट जांच की मांग की गई है। पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी यानी सीपीआईएम के नेता और राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सरकार द्वारा राजनेताओं, कार्यकर्ता और पत्रकार की जासूसी करने के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का उपयोग करने वाली सरकार की रिपोर्ट की विशेष जांच दल द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार ने इस मामले की जांच करने की परवाह नहीं की है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि इस मुद्दे में नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार और राज्य की निगरानी शक्तियों का घोर दुरुपयोग शामिल है। याचिका में कहा गया है कि अगर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अनाधिकृत तरीके से किया गया था, जो कि अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और पुट्टस्वामी मामले में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई निजता के अधिकार के मुंह पर एक तमाचा भी है। यह आईटी अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जिसके लिए तत्काल, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच के बाद सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यूपी के मथुरा जिले में लगभग 3 महीने तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। मथुरा जिला प्रशासन ने अगस्त व दिसंबर के महीने में आने वाले कई त्योहारों और परीक्षाओं के आयोजन के मद्देनजर धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। 24 जुलाई से 29 सितंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके चलते अब कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था बिना सरकारी अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार का ऐसा सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकेगा जिसमें 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आगामी त्योहारों, परीक्षाओं के आयोजन और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। उल्लेखनीय है कि अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के साथ भी कई त्योहार हैं। वहीं आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं, उपसंयुक्त प्रवेश परीक्षा, बीएड 2021 समेत अनेक परीक्षाएं भी होनी है। तो द्वारकाधीश मंदिर में कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस अवधि के दौरान विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि बिना मास्क पहने किसी भी भक्त को मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश दिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि ईमानदार करदाताओं को जिम्मेदारी से अपने कर का भुगतान करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने विभिन्न सुधारों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आयकर विभाग की सराहना की है। वित्त मंत्री ने 161वें आयकर दिवस पर दिए अपने संदेश में विभिन्न प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए काम को लेकर विभाग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण से विभाग का कामकाज अड़चन मुक्त, पक्षपात रहित और पारदर्शी हुआ है। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपने हिस्से का कर्तव्य पूर्वक भुगतान करके राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने महामारी के कारण पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद अनुपालन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी करदाताओं की सराहना की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विभाग की ज्यादातर प्रक्रियाएं और अनुपालन की जरूरतें अब ऑनलाइन माध्यम पर स्थानांतरित की गई है तथा करदाताओं के लिए कार्यालय आने की जरूरत लगभग समाप्त हो चुकी है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने भी खुद को अर्थव्यवस्था में आए बदलावों के अनुरूप ढालने के लिए आयकर विभाग की सराहना की। तो सीबीडीटी के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने राजस्व कमाने वाली इकाई तथा करदाता सेवा प्रदाता की दोहरी भूमिका निभाने के लिए अधिकारियों की सराहना भी की। तो इस बीच आयकर विभाग ने भी ट्वीट कर कहा कि आपके अंशदान की बदौलत देश महामारी के मुश्किल समय में मुकाबला कर पाया। इनकम टैक्स डे 2021 के मौके पर हम आपको सैल्यूट करते हैं। हमारे लिए आप किसी हीरो से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश से लेह लद्दाख बॉर्डर सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए टनल निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन बीआरओ करेगा। इसके पहले यह काम सड़क परिवहन मंत्रालय के उपक्रम NHAIDCL के पास था। बता देते हैं कि इस तय समय में टनल परियोजना को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से रक्षा मंत्रालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग लेह लद्दाख रोड कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए टनल परियोजनाओं का DPR बना रहा है, लेकिन विभाग के इस गंभीर प्रयास की अनदेखी करते हुए तांगलांग ला व लाचुंग ला टनल परियोजना का DPR बनने का काम बीआरओ को देने का फैसला किया गया है, जबकि विभाग ने सिंकुन ला टनल परियोजना का DPCR बनाने का काम पिछले साल दिसंबर में सफलतापूर्वक कर दिया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि तांगलांग ला व लाचुंग ला टनल परियोजनाओं को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक कर चुके हैं। इसमें बीआरओ व NHAIDCL दोनों ने टनल परियोजनाओं को लेकर प्रस्तुतिकरण किया है। अंत में 2 टनल परियोजनाओं का DPR बनने का काम बीआरओ को सौंपने का फैसला लिया गया। परियोजनाओं की लागत DPR बनने के बाद पता चलेगी। 2 टनल परियोजना की लागत DPR बनने के बाद जब पता चलेगी, लेकिन 4.25 किलोमीटर लंबी सिंकुन ला टनल परियोजना का 1000 करोड़ खर्च होने का अनुमान भी लगाया गया है और परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। विदित हो कि सरकार हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह के बीच वैकल्पिक रोड कनेक्टिविटी बना रही है। इसके तहत कई टनलों का निर्माण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 3 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। कमजोर विपक्ष के चलते बीजेपी को जीत की हैट्रिक बनाने से रोकना किसी के लिए आसान नहीं होगा। लिहाजा विपक्ष की नजर इन दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर टिकी है। ममता बनर्जी 26 जुलाई की शाम को दिल्ली पहुंचने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को रोकने के लिए ममता खाका तैयार कर सकती है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों अपने एक भाषण में कहा था कि विपक्ष को 2024 के चुनावों के लिए जल्दी योजना बनानी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अभी से 2024 की लड़ाई की योजना बनानी चाहिए। मरीज के मरने के बाद आने वाला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। समय पर इलाज मिलने पर ही मरीज की जान बचाई जा सकती है। अब आपका समय है। आप जितना अधिक समय बर्बाद करेंगे, स्थिति उतनी ही खराब होगी। तो खबरों में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।